तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कल का डिस्कशन। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमने कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। लिए चलता हूं आपको स्क्रीन की तरफ। ओके, ये आ गया हमारा स्क्रीन। देन हम पढ़े थे, एक बार फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका सेक्शन है सेक्शन 22 से 27। सेक्शन 22 है इसका चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब वही सेक्शन होता है जो एक पावर देता है उस पर्टिकुलर इनकम को टैक्स करने के लिए। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 22 ही पावर दिया भारत सरकार को कि वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ इनकम है तो उसको टैक्सेबल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा क्या कि चाहे आपका घर हो, बिल्डिंग हो, बंगलो हो, गोडाउन हो, ऐसे कोई भी चीज जिससे अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो उस इनकम को हम टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात देखी थी क्या कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर एक्चुअल इनकम को हम क्या करते हैं, हम इतना महत्व नहीं देते हैं। हम देते हैं किसके ऊपर, नोशनल इनकम के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अगर कल की क्लास को अगर मिस कर दिए थे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, आपके साथ यूट्यूब की लिंक शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का अगर इनकम अगर कंप्यूट करते हो तो व्हाट इज द प्रोसेस। ये उसका स्टेप था। पहले हम क्या करते हैं, एनुअल रेंटल वैल्यू निकालते हैं, उससे हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, हमको मिल जाता है NAV दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, उससे माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, देन वी विल गेट आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कुछ कंडीशन हम देख रहे थे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को टैक्सेबल करने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले क्या थी, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग। जो प्रॉपर्टी को आप टैक्सेबल कर रहे हो उस प्रॉपर्टी में क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, एंड बिल्डिंग के साथ जो लैंड अपटेंट देयर टू है, मतलब जो अटैच्ड होकर लैंड है उसको भी आप क्या करोगे, उसमें कंसिडर करोगे। देन हमने क्या कहा था कि बिल्डिंग इंक्लूड्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिसेस, शॉप्स, गोडाउन्स एंड अदर कमर्शियल प्रीमाइसेस। अगर ये सारे चीज हैं तो हम उसको बिल्डिंग मानेंगे। एंड लैंड अपटेंट देयर टू का मतलब क्या हो गया, द लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल एटसेट्रा। उस चीज को भी हम एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में मानेंगे। देन हमने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप टैक्सेबल करना चाहते हो तो द हाउस प्रॉपर्टी, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। एसएससी का उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अब ओनर नॉर्मल वाला ओनर भी हो सकता है या फिर डीम्ड ओनर हो सकता है अंडर सेक्शन 27 वाला। ठीक है, सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर की सारी कंडीशंस बता दी गई है कि किस किस को हम डीम्ड ओनर मानेंगे। तो कल हम उसके बारे में कुछ कुछ लिखे थे क्या कि अगर डीम्ड ओनर होना है, डीम्ड ओनर मतलब क्या, द पर्सन ट्रीटेड एज ओनर इवन इफ नो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज रजिस्टर्ड इन हिज नेम। भले उसके नाम पे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रजिस्टर्ड हो या ना हो, हम उसको डीम्ड ओनर मान लेते हैं। कौन कौन से केस थे फटाफट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आपने अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफर किया या बच्चे के नाम पे ट्रांसफर किया हाउस प्रॉपर्टी, वो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, बहुत ही कम पैसों में ट्रांसफर किया, तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा, जिसने ट्रांसफर किया उसी को मान लिया जाएगा कि आज वो ओनर है। देन नेक्स्ट, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, देन मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन होल्डर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, देन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लीज होल्ड लैंड, देन उसके बाद ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट, देन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इतना कर हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके लिए मैंने पहले से नोट्स लिख लिए हैं। मैं चाहूंगा आप लोग फटाफट खाली इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट नंबर 1, क्लिक, देन इसके बाद का क्लिक, देन ये कीजिए, क्लिक, देन ये कीजिए, क्लिक, देन उसके बाद क्लिक, देन लास्ट नॉट द लिस्ट।
क्लिक। तो उम्मीद कर रहा हूं आपने सारा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं सर। नहीं लिए? चलिए फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन, जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप अपने नोट्स बाद में अपडेट कर लीजिएगा, नोट्स मैंने आपके लिए रेडी कर दिए हैं पहले से। तो चलिए फटाफट ले लीजिए, पेज 1 का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इन्फॉर्म करते जाइए आपका जैसे स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये हो गया देन सर नेक्स्ट। 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ले लो। सर 1 मिनट। हाँ ले लो। सर, इसके नीचे भी है ई हो तक। दे रहा गया हूँ सर। दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ, शांति रखो। जब सबका हो जाएगा हो गया स्क्रीनशॉट तो सर। मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, अब इसको लीजिए स्क्रीनशॉट एंड प्लीज सिर्फ इसको फोन में मत रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार लिख लोगे ना, थोड़ा सा मेमोरी में रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि नोट्स मिल जाएगा, फटाफट देख देख के उतारना रहेगा। मैं क्लास में भी क्या करूंगा, डिस्कस करा दूंगा, समझा दूंगा। ये हो गया। हाँ सर, नेक्स्ट। ये कीजिए। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उनको बोल दो कि वो लोग ना एक काम कीजिए, एमएस वर्ड की एक फाइल खोल लीजिए और वर्ड में ही साथ साथ पेंट मतलब सॉरी पेस्ट करते जाइए। अगर आप एमएस पेंट में पेस्ट मारोगे फिर उसको सेव करोगे, इट विल टेक सम टाइम। सो इट इज बेटर कि एमएस वर्ड में फाइल ओपन कर लीजिए और उसका ओरिएंटेशन को लैंडस्केप मोड में कर दीजिए एंड कॉपी पेस्ट करते रहिए, जल्दी हो जाएगा। ये भी हो गया। इसको कीजिए। यस सर। हो गया। यस यस सर। सर। देन लास्ट नॉट द लिस्ट, इसको भी कर लीजिए। एक सेकंड रुकिए, अभी कीजिए। यहां तक हो गया होगा आप सभी लोगों का स्क्रीनशॉट। यस यस सर। सर। ओके एंड अ स्मॉल हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको देखकर अपने नोट्स को अपडेट कीजिएगा, खुद लिख कर कीजिएगा। ये मन में मत बैठाइए कि स्क्रीनशॉट तो है, फोन में हम पढ़ लेंगे, नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन यहां से। ओके तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जब हम बात करते हैं, अभी हमने क्या देखा कि भैया हाउस प्रॉपर्टी में ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। ओनरशिप चाहे नॉर्मल वाली हो चाहे डीम्ड ओनरशिप हो। जब हम बात करते हैं डीम्ड ओनरशिप की तो सेक्शन 27 आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे भी बताइए, अभी हमने क्या जाना कि जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो कहां से लेकर कहां तक के सेक्शन रूल करते हैं? सेक्शन 22 से 27। 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन एंड दूसरा सेक्शन हमने पढ़ा 27 जो बताता है आपको डीम्ड ओनरशिप, और एक हमने पढ़ा सेक्शन 24 का डिडक्शन। याद है आपको? अभी तक हम 3 सेक्शन पढ़ चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी में, और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हमको सेक्शन के 3 नाम याद हो जाने चाहिए। सेक्शन 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। 24 क्या कहता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। देन आपका 27 क्या कहेगा? डीम्ड ओनरशिप, ओनरशिप। ठीक है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन डिस्कशन। पहला पॉइंट क्या कहता है? इफ द लैंड वाज टेकन ऑन लीज and a superstructure constructed, then the person who takes land on lease will be treated as its owner। मतलब ये हमारा बात कर रहे हैं डीम्ड ओनरशिप का। अगर आपको याद होगा कल इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, हम एक लैंड लिए थे, मैंने मानस से लैंड लीज पे लिया था, उसके ऊपर एक सुपर कंस्ट्रक्शन किया था ट्रू एंड फेयर का, अलग अलग बिल्डिंग्स। तो ट्रू एंड फेयर इज द डीम्ड ओनर, समझ में आ गया ना? तो उसी का बात बोल रही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ध्यान रखना जिस इंसान ने लीज पे उस लैंड को लिया है और उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, सुपर स्ट्रक्चर मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह क्रिएट किया है, तो जिस इंसान ने वो बिल्डिंग उसको क्रिएट किया है वो इंसान माना जाएगा उस हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर। समझ में आ गया आपको? दूसरा पॉइंट, वेयर द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया है, ठीक है,
So if the so it is the mortgagee, sorry, it is the mortgager alone and not the mortgagee who can be treated as the owner. मतलब जिसके यहाँ पर आपने गिरवी रखा हुआ है ना, द मॉर्गेजर, जो मॉर्गेजर है वही सिर्फ क्या माना जाएगा, प्रॉपर्टी का मालिक माना जाएगा, मॉर्गेजी नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये है मिस्टर सुमित, ठीक है, मिस्टर सुमित ने एक लोन लिया किससे, बैंक से, कौन सी बैंक, यस बैंक से लोन लिया, ठीक है, और बदले में सुमित ने क्या दे दिया, सुमित ने अपना घर बहुत ही गंदा हो गया, छोड़ो, छोटा सा घर, सुमित अपना घर क्या दे दिया, इसको गिरवी रखा दिया, मोर्गेज में रख दिया, ठीक है। तो यहां पर मिस्टर सुमित कौन है, मोर्गेजर, और ये कौन है, मोर्गेजी। कितना गंदा नाम है, मोर्गेजर, मोर्गेजी, छी। ओके, तो मान लीजिए यहां पर जब सुमित ने गिरवी रखा दिया बैंक को, तो टेम्पररी ओनरशिप किसके पास चली गई, यस बैंक के पास, कि अगर सुमित लोन का डिफॉल्ट करता है तो यस बैंक के पास पावर आ जाता है कि उस घर को बेच सकता है, ठीक है। सो ऑन पेपर अभी मालिक कौन है, यस बैंक, लेकिन हम किसको मालिक मानेंगे, हम मिस्टर सुमित को, क्यों, क्योंकि अब ये बिल्डिंग जो है, जब तक मैं लोन देते रह रहा हूं तब तक तो यस बैंक इस बिल्डिंग को कुछ करेगा नहीं। मिस्टर सुमित क्या करता है, इसी बिल्डिंग से रेंटल इनकम जनरेट करता है, घर भाड़े में लगाता है और पैसे कमाता है। तो यहाँ पर पैसे किसको मिल रहे हैं, मिस्टर सुमित को मिल रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे मिस्टर सुमित को, मिस्टर सुमित आपको जो रेंटल इनकम हो रही है आप इसके ऊपर क्या पे करोगे, टैक्स पे करोगे। तो मिस्टर सुमित क्या बोलेगा कि सुनो भैया इनकम टैक्स वाले, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। आप ही का एक्ट क्या कहता है कि भैया घर हम इनकम तभी टैक्स करेंगे जब उसका मालिक होना जरूरी हो। तो भैया हम तो मालिक है ही नहीं, हमने तो प्रॉपर्टी बैंक वाले को दे दी है, मालिक कौन, बैंक, जाके बैंक वाले से पैसे मांगो। तो दिक्कत हो जाएगी, बैंक वाले को 1 फुटी कौड़ी रेंट का मिल नहीं रहा है, मिल किसको रहा है, मुझे मिल रहा है, तो भैया ऐसे कैसे होगा। तो इनकम टैक्स वाले ने क्या बोल दिया, बोलिए सुनो भैया, अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, आपने उसको मॉर्गेज पे दे दिया, तो जिसने आपने जो दिया ना, आप ही को हम डीम्ड ओनर मानेंगे। समझ में आया, यस सर। देन आगे देखिए, where the property was constructed in the name of partnership firm। ये भी हम कल डिस्कस किए थे कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की गई है, एंड क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या है, दूसरा एक सेपरेट पर्सन है, तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है। सो उस केस में क्या हो जाएगा, इट इज द फर्म दैट इज द पार्टनरशिप फर्म विच इज एसेसिबल एज ओनर एंड नॉट द इंडिविजुअल पार्टनर। तब मालिक किसको माना जाएगा, पार्टनरशिप फर्म को मालिक माना जाएगा, जो उसमें इंडिविजुअल पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, उनको मालिक नहीं माना जाएगा। समझ में आएगा आपको ये पॉइंट। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 दैट इज पर्सन की डेफिनेशन में पार्टनरशिप को अलग से इज्जत दी गई है और इंडिविजुअल को अलग से इज्जत दी गई है। तो जब दोनों को अलग अलग सेपरेट करके बताया गया है, तो इसीलिए बोल दिया गया कि अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो हम मालिक किसको मानेंगे, पार्टनरशिप फर्म को मानेंगे, उसके जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं उनको नहीं मानेंगे। तो इसीलिए उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी उसके लिए टैक्स कौन देगा, पार्टनरशिप फर्म। कौन टैक्स नहीं देंगे, इंडिविजुअल पार्टनर्स। बात क्लियर, यस सर। हाँ सर लीज में क्या लिया गया प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज रखना होता है क्या, लीज में लिया गया प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखने के लिए, सॉरी मुझे इसका आइडिया नहीं है, गूगल बाबा से पूछ लेना, ठीक है। नहीं सर, आई गेस नहीं होता होगा, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी मेरा ही नहीं है तो मैं उसको फिर कैसे मॉर्गेज रखूंगी। बट मैं डीम्ड ओनर ना, मैंने 90 साल के लिए या 100 साल के लिए लिया हुआ है, वो एक भी पॉइंट है ना। तो आशीष इसके लिए तुम गूगल आउट कर लेना, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, a person whose property is vested in the custodian of evacuee property and not the owner thereof for the purpose of this section। जी हाँ, अगर आप मान लो आपकी प्रॉपर्टी
अच्छा अब आपको मैं ये बताता हूँ, इसका पहले डिक्शनरी मीनिंग देख लो। वेट, जस्ट अ मिनट। ये देखिए पहले इस चीज को पढ़िए, फिर इधर आता हूँ मैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सुनो, अ पर्सन whose property is vested in the custodian of evacuee property is not the owner thereof for the purpose of this section। कोई एक पर्सन है जिसका प्रॉपर्टी को रखा गया है किसके पास? कस्टोडियन के पास। कैसा कस्टोडियन? इवैक्यू प्रॉपर्टी का कस्टोडियन के पास। तो उस केस में जिस पर्सन का प्रॉपर्टी है उसको ओनर नहीं माना जाएगा इस पर्पस के लिए। अब इसका मतलब क्या, पहले जानिए इवैक्यू मतलब क्या। इवैक्यू मतलब अ पर्सन इवैक्यूएटेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू समवेयर सेफ। समझ में आ गया? मान लो कि मैं एक जगह में था जहां पर माओवादी लोग आ गए, अब मैं वहां से भाग के चले गया, तो मेरा जो प्रॉपर्टी है ना, फिर मैं क्या कर देता हूं, एक कस्टोडियन के पास रखवा देता हूं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो कस्टोडियन है उसके पास प्रॉपर्टी रहेगा, मैं ओनर नहीं रहूंगा इनकम टैक्स के पर्पस के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि द इवैक्यू प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज मीनिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन इवैक्यू, मतलब जो एक जगह छोड़ के चले गया सेफ रहने के लिए, उसका जो भी प्रॉपर्टी है, whether held by him as owner or as a trustee or as a beneficiary or as a tenant or in any other capacity। So the definition also includes certain properties and excludes certain other properties, but ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मतलब समझ में आया आपको कि मान लो कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी अगर आप छोड़ के जा रहे हो, उस जगह से बचने के लिए सेफ जगह दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपका जो प्रॉपर्टी है आप किसी और को गिरवी रखा के जाओगे, या फिर मान लो अगर आपने नहीं भी रखवाया तब भी उस केस में उस प्रॉपर्टी को हम आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, सिर्फ इस सेक्शन के लिए। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. जी सर। देन एसएससी टेक्स बिल्डिंग ऑन लीज। अगर एसएससी बिल्डिंग लीज पे ले लेता है, पिछले वाले केस में क्या था, एसएससी लैंड को लीज पे लेता था और वहां पर एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करता था। अभी क्या बोल रहा है, इफ एसएससी टेक्स बिल्डिंग ऑन लीज, और उसके बाद वो क्या करता है, उससे इनकम डिराइव कर रहा है, तो विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड नॉट अंडर हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी लीज पे ले ली और फिर उस बिल्डिंग का एक एक रूम या एक एक फ्लैट मैं फिर भाड़े पे दे दे रहा हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वहां पर जो इनकम आएगी वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्योंकि इनकम अगर आप करते हो हाउस प्रॉपर्टी से, तो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल तभी होगा जब आप उस प्रॉपर्टी के क्या होगे, ओनर रहोगे। समझ में आ गया? तो जब बात होती है आपकी बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी लीज पे लेने की, तो उस केस में थोड़ा सा डिसीजन चेंज हो जाता है और ये आपको हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। याद रहेगा आपको? यस सर। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। होगा क्या कि मतलब कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे
एसएससी का और डिपार्टमेंट का अलग अलग व्यू होगा। वो लोग उस प्रॉपर्टी को कैसी प्रॉपर्टी माने, हाउस प्रॉपर्टी माने, या उससे जो पैसा आ रहा है उसको बिजनेस इनकम माने, या उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आ रहा है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माने। ऐसा अगर कुछ सीन होगा तो क्या होगा, तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट 8 से 9 में इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर हम जानेंगे, सिर्फ हम केस का जो उसका फाइनल डिसीजन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि स्पेशल सिचुएशन में किस टाइप की इनकम को, कैसी इनकम हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपका आता है न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी। एसीआईटी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और ये केस है 2014 का, किस किस के बीच में, न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड एंड एसीआईटी के बीच में। तो उसमें क्या डिसीजन निकला, इसमें ये डिसीजन निकला कि द रेंटल इनकम derived from the unsold flats which are shown as stock in trade in the books of accounts of the SSE would be taxable under the head income from house property। मतलब कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्या हुआ था, आई एम अ बिल्डर, मान लो, ठीक है, मैं एक बिल्डर हूं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट्स बनवाए, ठीक है, फ्लैट 1, फ्लैट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो एक और कर लेता हूं 10। ये 10 मंजिला इमारत मैंने बनाई और मैं क्या कर रहा हूं, फ्लैट को बेच रहा हूं, ठीक है, फ्लैट को सेल कर रहा हूं। मैं बिल्डर हूं, मैंने हर एक एक फ्लैट को बनाया और उसको बेचा। तो ये फ्लैट जो है इसको मैं क्या दिखा रहा हूं, एज ए स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहा हूं मैं, स्टॉक इन ट्रेड। मेरा काम ही है फ्लैट खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, बनाना बेचना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन सारे फ्लैट को एज ए स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखा हूं। अब जैसे जैसे कस्टमर आते गए मैंने उसको बेचता गया, मान लो सोल्ड, सोल्ड, ये रह गया सोल्ड, सोल्ड, इस तरीके से ये फाइनल वाला सोल्ड मैं बेच दिया। बाकी के क्या हो गए, वैकेंट हो गए, कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सोचा कि यार फ्लैट तो बना बनाया है और कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, इट्स बेटर मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसको भाड़े पे लगा दूं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, टू लेट कर दिया। समझ में आ गया। तो टू लेट करने से फिर मेरे को क्या हो गया, मेरे को इनकम जनरेट हुआ। तो ये जो इनकम जनरेट हुआ उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर ये डिस्प्यूट हो रहा था कि भैया ये तो बिजनेस कर रहा है, स्टॉक इन ट्रेड बोल के दिखा रखा है। स्टॉक इन ट्रेड कहां दिखाते हो, किसी बिजनेस में दिखाते हो। तो आर्गुमेंट यही हो रहा था कि भैया जो स्टॉक इन ट्रेड है मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस करके अगर आप भाड़े में लगा दिए तो जो पैसा आया आपका बिजनेस इनकम होना चाहिए। और एसएससी कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो मतलब प्रॉपर्टी को मैंने लगाया भाड़े पे, इवन दो आई एम द ओनर, और ये वैकेंट हो गई और फिर मैंने इसको क्या किया, भाड़े पे लगा दिया, तो जितना मेरे को भाड़ा मिला वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम होना चाहिए। तो यही डिसीजन निकला कोर्ट का कि भैया अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो जो अनसोल्ड फ्लैट है, जो अनसोल्ड फ्लैट्स हैं, उस फ्लैट से अगर कोई रेंटल इनकम आता है तो आप उसको क्या मानोगे, आप उसको मानोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस बात खत्म। अब अगर आपको ये केस स्टडी पढ़ के बहुत ज्यादा और अगर इंटरेस्ट आता है कि भैया ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ, मतलब आप भी सोच सकते हो ना कि नहीं वो तो सर बिजनेस कर रहा था, स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहा था, तो उसका तो बिजनेस इनकम होना चाहिए। या कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर वो तो घर भाड़े में दिया, घर का मालिक था तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। तो अगर आपको इसके बारे में और इसका कंक्लूजन जानना है कि भैया क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे, कोर्ट ने क्या क्या पॉइंट को कंसीडर किया और फिर क्या कंक्लूड किया, पूरा डिटेल में जानना है, तो मैंने आपको यहाँ पर केस का रेफरेंस दे दिया है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो उस केस का नाम, आपको पूरा का पूरा 15, 20, 50 पेज का उसका पूरा केस स्टडी मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो पूरा फुर्सत में, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको डिसीजन बता दिया। डिसीजन ये है कि अगर आपके पास कोई अनसोल्ड फ्लैट है, उन फ्लैट को आपने स्टॉक इन ट्रेड दिखाया हुआ था और अगर वो बिके नहीं, आपने टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको क्या लगा दिया, भाड़े में लगा दिया, और उससे अगर आपको भाड़ा का पैसा मिला तो वो पैसा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। दैट्स इट। समझ में आया आपको यहां तक? यस और नो? क्लियर? ओके। नाउ अब हम चलते हैं दूसरा केस। ये हमारा सीआईटी वर्सेस एशियन होटल्स लिमिटेड केस है 2010 का। सीआईटी मतलब क्या है बताइए? कमिश्नर ऑफ
कमिश्नर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ये केस भी बहुत बढ़िया है। अब हुआ ये, सीन को देखो, लेट सपोज ये ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर ने क्या किया, ट्रू एंड फेयर ने एक ऑफिस भाड़े पे ली, ठीक है। ध्यान से समझना हुआ क्या था। अब भाड़े पे जब ली तो जो ओनर है ना, ओनर ने कहा कि भैया हम आपको हमारी ऑफिस तभी भाड़े पे देंगे जब आप हमको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस ट्रू एंड फेयर ने क्या किया, 5 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, किसको, इस ओनर को। अब लेकिन ये कैसा सिक्योरिटी था, ये था आपका इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसका मतलब ये जो ओनर है ना, ये ओनर ट्रू एंड फेयर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। और जिस दिन वो ऑफिस छोड़ के जाएगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद, उस दिन ये ओनर क्या करेगा, यही 5 लाख रुपया जो है ये रिफंड कर देगा और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देगा। सिचुएशन आपको समझ में आ गया क्या हुआ होगा, जैसे कि जनरली होता है। अब इस ओनर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है। और इसने बताया अपना बैलेंस शीट में, इसने अपने बैलेंस शीट में ये बताया लायबिलिटी साइड में क्या, कि इसने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है ऑफिस के नाम का 5 लाख रुपए का, जो कि इसको फ्यूचर में देना पड़ेगा जब ट्रू एंड फेयर ऑफिस को वैकेट करेगा तब। जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर वो कुछ इस टाइप का था। वो कुछ इस टाइप का था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो कहता सुन भैया, आपने जो ये 5 लाख रुपया उससे लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट का, आप इस 5 लाख को क्या किए, आप इसको बैंक में अगर एफडी करते तो आपको इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट मिलता। तो 5 लाख के ऊपर 8% मतलब कितना हो गया आपका साल का, 1 लाख का 8% 8,000, 5 लाख का 40,000। ये 40,000 आपका क्या हो गया, ये आपका नोशनल इंटरेस्ट बनता। नोशनल इंटरेस्ट, अगर आप इसको एफडी करते तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलता और ये आपका इनकम होता। और ये पैसा कहां से आया, हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे देने से आया। तो ये जो नोशनल इंटरेस्ट है 40,000, ये भी आपका क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। तो भैया चलो चुपचाप से इसके ऊपर भी टैक्स दो, इसके ऊपर भी टैक्स दो। देख रहे हो असेसिंग ऑफिसर कहां तक जा सकते हैं, जहां तक आम इंसान सोच भी नहीं सकता वो उसके आगे भाग जाते। तो ऐसा केस हो गया। अब जब ऐसा केस हो गया तो फिर ये बात कोर्ट में गई और कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस है, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का काम है ये जनरल प्रैक्टिस है, ऑलमोस्ट हर कोई लेता है। तो कोर्ट ने ये बोला कि द नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड बाय एन एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ शॉप लेट आउट ऑन रेंट इज नीदर एसेसेबल एज बिजनेस इनकम नॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि बात किसकी है, नोशनल इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है आपको, मतलब क्या, अगर आप रखते एफडी में करके तो मिलता, इट्स नोशनल, एक्चुअल में नहीं है, ऐसे हो सकता था। तो भैया तो गलत हो जाएगा। अगर इस चीज को अगर टैक्सेबल कर दिया जाता तो मान के चलो कितना प्रॉब्लम हो जाता। सारे असेसिंग ऑफिसर इंडिया के सारे आदमी को पकड़ते और बोलते सुनो भैया, आपके घर में आपकी वाइफ के पास 100 ग्राम सोने का हार है, अगर वो 100 ग्राम सोने का हार अगर आप बेच देते आज के रेट में तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाता, अगर हो जाता तो टैक्स भी देते, तो लो टैक्स दो। इट्स अ कंप्लीट नॉनसेंस, ये नोशनल है, अभी तक एक्चुअल हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। और यही आदमी मान लो एक्चुअल में ये जो यहां पर दिखा रहा है ना, चलो इसको मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से थोड़ा। ये अपने बैलेंस शीट में इधर दिखाया कि मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 5 लाख रुपया, और उसने क्या किया, उसी 5 लाख को बैंक में एक एफडी कर दिया, एसेट साइड में 5 लाख आ गया, ये एसेट साइड है। ऐसा कर सकता है क्या ना, कर सकता है ना कि भैया 5 साल का मेरा ऑफिस से एग्रीमेंट है, 5 साल बाद ही उसको पैसे देने हैं, तो क्यों नहीं इस 5 लाख के ऊपर हम इंटरेस्ट कमा ले।
समझ में आया? हाँ हो सकता तो ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी एक्चुअली उसको एफडी कर दिया, और जब एफडी कर दिया ना तो हर साल इसको एफडी के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट वो भी कैसा इंटरेस्ट, ये एक्चुअल की नोशनल है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल है। और जब एक्चुअल इंटरेस्ट उसको मिलेगा तो ये इस आदमी का क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो टैक्स पे करेगा उसके ऊपर। और जब वो टैक्स पे ही कर रहा है तो आपको नाटक क्या है, झगड़ा तो तब शुरू हुआ ना जब आप नोशनल वाले को नाटक कर दिए, जब आपने बोला कि भैया नोशनल वाले के ऊपर भी टैक्स दो, तो झगड़ा हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको कोई मिलता है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता, हालांकि यहाँ पर वर्ड भी क्या है, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट। जब वो रेंट एग्रीमेंट करते हैं ना तो रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि जो ओनर है वो टेनेंट से एक सिक्योरिटी लेगा और वो इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी होगा। मतलब क्या, जो ओनर है वो टेनेंट को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के नाम का नहीं देगा, ऐसा उसमें मेंशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। जी सर। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा आपका एक जनरल फीडबैक चाहता हूं, क्या आपको ये केस स्टडीज इंटरेस्टिंग लग रही है? यस सर। जी सर। Yes, sir. यस भैया। ओके, क्योंकि यहाँ पर अब मैं जब डिस्कस करूंगा आप भी सोचेगा कि उसका क्या डिसीजन हो सकता है, फिर हम कोर्ट का डिसीजन जो है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक छोटा सा एक और केस लेते हैं, फिर हम लेंगे ब्रेक। ये भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रही है, ये तो पढ़ के आपको और क्लियर हो जाएगा। केस है हमारा चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, 2015 का केस है। इसमें क्या बोला गया था, द इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज बाय अ कंपनी, देखो ये क्या है, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, लिमिटेड है मतलब क्या, कंपनी है। अब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो उसका मेन काम है, भैया कंपनी क्या काम करती है उसका मेमोरेंडम में बताया जाता है। तो कंपनी के मेमोरेंडम में क्या बताया है कि कंपनी एक्वायर करेगी एंड लेट आउट करेगी प्रॉपर्टीज को। कंपनी अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी खरीदेगी और भाड़ा में लगा देगी, प्रॉपर्टी खरीदी भाड़ा में लगा दी, दिस इज द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब झगड़ा शुरू। अब कंपनी बोलती है कि भैया मेरा तो मेन काम क्या है, प्रॉपर्टी खरीदना भाड़ा लगाना, दिस इज माय बिजनेस। और असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि नहीं नहीं भैया, यू आर द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, आपने भाड़े में लगाया तो जो पैसा आया उसको मैं टैक्स करूंगा किसके अंडर में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। डिशुक डिशुक डिशुक, झगड़ा शुरू। बात कोर्ट तक गई तो कोर्ट ने ये बोला कि भैया जब आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है आपका एज ए मेन ऑब्जेक्ट, आपका बिजनेस का क्या काम है, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे भाड़ा लगाओगे, तो भैया ये आपका कौन सा इनकम हो गया, बिजनेस इनकम। हाउस प्रॉपर्टी। यस, ना ना ना, हाउस प्रॉपर्टी हुआ ना। हाउस प्रॉपर्टी नहीं, आपका बिजनेस ही यही है, दिस इज योर खरीदेंगे बिजनेस। और उसको भाड़ा लगाएंगे। यस, अरे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, आपका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस क्या, आपका पैसा, आप क्या बिजनेस करोगे, मेरा बिजनेस ही यही है, मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा भाड़ा लगाऊंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा भाड़ा लगाऊंगा। सो व्हेनेवर इफ अगर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज अ मेन ऑब्जेक्ट इट इज क्लियर कि आप प्रॉपर्टी खरीदोगे भाड़ा लगाओगे, देन उससे होने वाला जो भी पैसा आपको मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। एज ए नॉर्मल आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको भाड़ा लगा रहे हो, ठीक है, वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, आप एक बिजनेस फॉर्म कर ले रहे हो और इस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं अलग अलग जगह प्रॉपर्टी खरीदूंगा और भाड़ा लगाऊंगा, देन यहाँ पर क्या आ गया, बिजनेस इनकम को इसको ट्रीट किया जाएगा एज ए बिजनेस इनकम हुआ है बोल के। समझ में आया आपको? यस सर। बाकी लोग आपको भी समझ में आया? जी Yes, सर। sir. यस भैया। डाउट है किसी को इसमें? No, Doubt? sir. एक डाउट आपका ये हुआ होगा ना कि सर एज ए वो तो ओनर है, तो ओनर और हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए इनकम, बट जो मैंने आपको बताया कि भैया उसका मेन ऑब्जेक्ट ही ये लिखा था उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि कंपनी बन ही इसी रही है, उसका बिजनेस ही रहेगा कि हम अलग अलग जगह प्रॉपर्टी खरीदेंगे और भाड़ा लगा देंगे। ठीक है, ऐसे कौन करता है जिसके पास बहुत सारा सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अब खुद से अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो उनको बहुत खुद से प्रॉपर्टी अगर बनाने जाएं तो पहले बात तो बहुत टाइम लगेगा, प्लस 4-5 साल तक कौन वेट करेगा। और सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं, टाउन में अच्छी अच्छी जगह पे प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, उसको भाड़ा लगा देते हैं और वही उनका बिजनेस होता है। और उसी के नाम का क्या करते हैं, तो बिजनेस फॉर्म कर लेते हैं, एक सेपरेट एंटिटी बना लेते हैं कि भैया ये बिजनेस का मेन काम क्या है, प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा भाड़ा लगाएगा। तो जब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज अ मेन ऑब्जेक्ट आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया हम प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे और भाड़ा लगाएंगे, देन उससे होने वाले जो भी पैसा आपका इनकम होगा उसको हम बिजनेस इनकम मानेंगे। आई होप आपका यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है? यस सर। तो चलिए फटाफट ब्रेक के बाद आते हैं और बाकी की केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे।